तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जर्नी 2 नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि हमें 2012 में देखने को मिली है। ये एक एडवेंचर एक्शन से भरपूर मूवी थी। दोस्तों इसके अंदर कई एक तरह से ज़बरदस्त एक्टर हमें इसमें देखने को मिले हैं। तो इस मूवी के बारे में आज सारी कुछ जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो जो उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। जर्नी 2 द मिस्टेरियस आइलैंड 2012 की अमेरिकी विज्ञान फंतासी एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो ब्रैड पेटन द्वारा निर्देशित और ब्यू फ्लिन, ट्रिप विंसन और चार्लोट हगिन्स द्वारा निर्मित है। जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ 2008 की अगली कड़ी। यह फिल्म जूल्स वर्ने की द मिस्टेरियस आइलैंड 1875 पर आधारित है। इसमें ड्वेन जॉनसन, माइकल केन, जोश हचरसन, वैनेसा हजेंस, लुइस गुज़मैन और क्रिस्टिन डेविस जैसे कलाकार हैं। कहानी रिचर्ड आउटेन, ब्रायन गन और मार्क गन द्वारा लिखी गई थी और पटकथा ब्रायन और मार्क गन द्वारा लिखी गई थी। जर्नी 2 द मिस्टेरियस आइलैंड को मिश्रित समीक्षाओं के साथ वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स, न्यू लाइन सिनेमा और वाल्डेन मीडिया द्वारा 10 फरवरी 2012 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, लेकिन दुनिया भर में $335 मिलियन की कमाई के साथ यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और अपने पूर्ववर्ती को पीछे छोड़ दिया। इसे 5 जून 2012 को डीवीडी बटा ब्लूरे पर रिलीज किया गया था। कथानक। पृथ्वी के केंद्र में अपने साहसिक कार्य के 4 साल बाद 17 वर्षीय सीन एंडरसन को पुलिस ने एक कोडित सिग्नल को बढ़ाने की उम्मीद में एक उपग्रह नियंत्रण केंद्र में घुसने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है, जो उसके लंबे समय से लापता दादा द्वारा भेजा जा सकता था। अलेक्जेंडर एंडरसन शॉन के साथ बंधन में बंधने की चाहत में उसके नए सौतेले पिता हैंक पार्सन्स कोड को समझने में मदद करते हैं, जिससे 3 किताबें मिलती हैं: ट्रेजर आइलैंड, गुलिवर्स ट्रेवल्स और जूल्स वर्ने का मिस्टेरियस आइलैंड। पुस्तकों के व्यक्तिगत मानचित्रों का उपयोग करते हुए हैंक उन्हें एक एकल द्वीप बनाने के लिए एक बैकलाइट का उपयोग करता है, जो उसके स्थान के निर्देशांक के साथ पूर्ण होता है। शॉन को यह साबित करने की आशा करते हुए कि वहां कोई रहस्यमय द्वीप नहीं है, हैंक शॉन की मां लिस को मना लेता है कि वह शॉन को वहां ले जाए जहां निर्देशांक इंगित करते हैं। पलाव में हैंक अनिच्छा से हेलीकॉप्टर पर्यटन गाइड गैबाटो और उसकी बेटी कैलानी, जिस पर शॉन तुरंत आकर्षित हो जाता है, को निर्देशांक के लिए उड़ान भरने के लिए काम पर रखता है, क्योंकि वे ही उन्हें ले जाने के इच्छुक हैं। हेलीकॉप्टर एक चक्रवात में फंस जाता है और वे द्वीप पर जागते हुए प्रशांत महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। भूमि में घूमते हुए वे लघु हाथियों, जो एक प्रागैतिहासिक प्रजाति बौना सिसिलियन हाथी से संबंधित हैं, और विशाल तितलियों को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं, जिसका अर्थ है कि जानवरों का आकार विपरीत है। अंडे का एक गुच्छा मिलने के बाद गैबाटो गलती से एक विशाल झालरदार छिपकली को जगा देता है, जो पूरे जंगल में उनका पीछा करती है। वे लगभग खा लिए जाते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर द्वारा बचा लिए जाते हैं। वह उन्हें उस झोपड़ी में ले जाता है जिसे उसने जहाज के मलबे से बनाया था, जो उसे द्वीप तक ले आई थी। उसके पास एक कार्यशील रेडियो है, लेकिन उपग्रह की स्थिति के कारण उन्हें कॉल करने में 2 सप्ताह लगेंगे। अगली सुबह अलेक्जेंडर समूह को अटलांटिस के खोए हुए शहर की ओर ले जाता है, जो हर 70 साल में उगता है और कुछ दिनों के बाद फिर से डूब जाता है। हालांकि अलेक्जेंडर ने उन्हें आश्वासन दिया कि द्वीप कई वर्षों तक नहीं डूबेगा, हैंक को भूमिगत से आने वाले समुद्री पानी का पता चलता है, जिसका अर्थ है कि द्वीप के डूबने से पहले उनके पास केवल कुछ ही दिन हैं। उनकी मुक्ति का एकमात्र साधन पौराणिक नॉटिलस कैप्टन निमो की पनडुब्बी प्रतीत होती है। कैलानी नेमो के तहखाने में प्रवेश करता है और उसकी पत्रिका पाता है, जिससे
चलता है कि नॉटिलस पोसीडॉन की चट्टानों की एक गुफा में है। वहां जाने के लिए वे विशाल मधुमक्खियों पर सवार होते हैं और एक ऊंची चोटी पर उड़ते हैं। जब विशाल मधुमक्खी भक्षक पक्षी उन्हें निगलने की कोशिश करते हैं तो शॉन कैलानी की जान बचाता है, लेकिन उसका टखना उखाड़ देता है। हैंक और एलेक्जेंडर ने शॉन के टखने को ठीक कर दिया। फिर समूह में एक जुड़ाव भरा पल आया जब हैंक ने शॉन के दर्द को कम करने के लिए व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड का अपना गायन गाया। अगली सुबह पानी बहुत बढ़ गया और हैंक ने अनुमान लगाया कि द्वीप कुछ ही घंटों में डूब जाएगा। गैबाटो लापता है, जो सोने की तलाश में द्वीप के ज्वालामुखी की ओर गया था, जबकि अलेक्जेंडर और कैलानी उसके पीछे जाते हैं। शॉन और हैंक पोसीडॉन की चट्टानों की ओर जाते हैं। नॉटिलस की पानी के नीचे की गुफा तक पहुंचने के लिए शॉन और हैंक अस्थायी ऑक्सीजन टैंक बनाते हैं और 50 फीट नीचे गोता लगाते हैं, लेकिन एक विशाल इलेक्ट्रिक मोरे ईल द्वारा लगभग मारे जाते हैं। 140 साल पुरानी बैटरियां खत्म हो गई हैं, इसलिए उन्होंने ईल की बिजली से पनडुब्बी को चालू करने का एक तरीका तैयार किया है। कैलानी और अलेक्जेंडर गैबाटो को ढूंढते हैं और उसे ज्वालामुखी का कुछ सोना लेने की कोशिश करने के बजाय उनके साथ भागने के लिए मनाते हैं। जैसे ही वे पोसीडॉन की चट्टानों के पास पहुंचे, ज्वालामुखी फट गया। शॉन और हैंक दूसरों को पानी से बचाने के लिए ठीक समय पर नॉटिलस पहुंचते हैं। गैबाटो पनडुब्बी को नुकसान के रास्ते से बाहर निकालता है, जबकि हैंक और सीन गिरते हुए मलबे के रास्ते में टॉर्पीडो दागते हैं। जैसे ही वे खतरों को दूर करते हैं, कैलानी शॉन को उसकी बहादुरी के लिए चूमता है। 6 महीने बाद कैलानी और गैबाटो अच्छी तरह से खुश हैं, क्योंकि वह पलाव में सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण नॉटिलस पर पर्यटन चलाता है। कैलानी शॉन के जन्मदिन पर उससे मिलने जाती है। जबकि परिवार जश्न मना रहा है, अलेक्जेंडर शॉन के जन्मदिन के उपहार के लिए एक किताब लेकर आता है, जूल्स वर्ने की फ्रॉम द अर्थ टू द मून। परिवार के साथ अगले नए साहसिक कार्य के लिए अलेक्जेंडर का सुझाव। लिज विरोध करती है, लेकिन हैंक कहता है, हे प्रिय, यह केवल चंद्रमा है। संभवतः क्या गलत हो सकता है। फिल्म कैमरे के चंद्रमा की ओर घूमने के साथ समाप्त होती है। कास्ट करें। शॉन एंडरसन के रूप में जोश हचरसन, हैंक पार्सन्स के रूप में ड्वेन जॉनसन, अलेक्जेंडर एंडरसन के रूप में माइकल केन, गैबाटो के रूप में लुइस गुज़मैन, कैलानी के रूप में वैनेसा हजेंस, लिज एंडरसन पार्सन्स के रूप में क्रिस्टिन डेविस, जेसिका के रूप में अन्ना कोलवेल, स्टीफन कॉडिल पुलिस अधिकारी के रूप में, ब्रैंसकॉम्ब रिचमंड टूर गाइड के रूप में, हॉकी खिलाड़ी के रूप में वाल्टर बैंक्सन। उत्पादन। यह अनुभाग को सत्यापन के लिए अतिरिक्त प्रशंसा पत्र की जरूरत है। कृपया इस अनुभाग में विश्वसनीय स्रोतों से उद्धरण जोड़कर इस लेख को बेहतर बनाने में मदद करें। बिना सूत्रों की सामग्री को चुनौती देकर हटाया जा सकता है। दिसंबर 2022 जाने कि इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है। पहली फिल्म की व्यावसायिक सफलता के बाद न्यू लाइन सिनेमा और वाल्डेन मीडिया ने फिल्म के आधार के रूप में काम करने के लिए मार्च 2009 में रिचर्ड आउटेन की विशेष स्क्रिप्ट मिस्टीरियस ट्रेवल्स को खरीदा। कहानी में पात्र एक रहस्यमय अज्ञात द्वीप की यात्रा पर निकलते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने 3 साहित्यिक क्लासिक्स के लेखन को प्रेरित किया है, रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन का ट्रेजर आइलैंड, जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रेवल्स और जूल्स वर्ने का मिस्टेरियस आइलैंड। आउटेन की स्क्रिप्ट को संशोधित करने के लिए ब्रायन गन और मार्क गन को चुना गया था। वार्नर ब्रदर्स और न्यू लाइन सिनेमा ने घोषणा की कि जर्नी 2 द मिस्टेरियस आइलैंड 10 फरवरी 2012 को रिलीज होगी। कास्टिंग।
जोश हचरसन अपनी भूमिका को दोबारा निभाने वाले एकमात्र अभिनेता थे। शेड्यूलिंग समस्याओं के कारण ब्रेंडन फ्रेजर और अनीता ब्रीन वापस नहीं लौटे। क्रिस्टिन डेविस ने सीन की मां लिज के रूप में जेन व्हीलर की जगह ली। ड्वेन जॉनसन ने शॉन के सौतेले पिता की भूमिका निभाई, जिसे एक पौराणिक और राक्षसी द्वीप पर अपने लापता दादा अलेक्जेंडर माइकल केन द्वारा अभिनीत को खोजने के लिए यात्रा पर शॉन के साथ जाने के लिए मजबूर किया जाता है। 5 वैनेसा हजेंस को हचरसन की प्रेमिका कैलानी के रूप में चुना गया था। लघु फिल्म की नाटकीय रिलीज से पहले डैफीज रैप्सोडी नामक एक लूनी ट्यून्स लघु फिल्म आई थी, जिसमें इन विशिष्ट लूनी ट्यून्स पात्रों के पहले सीजी या 3D चित्रण में डैफी डक और एल्मर फड शामिल थे। लघु फिल्म के निर्देशक मैथ्यू ओकैलाघन ने कहा कि डैफी रैप्सोडी को मूल रूप से 1950 के दशक की शुरुआत में बच्चों के एल्बम के हिस्से के रूप में रिकॉर्ड किया गया था। हैप्पी फीट 2 और योगी बियर से पहले प्रदर्शित सीजी लूनी ट्यून्स शॉर्ट्स के विपरीत, यह शॉर्ट फिल्म के होम वीडियो रिलीज पर दिखाई नहीं दिया। रिलीज यह खंड किसी भी स्रोत का हवाला नहीं देता है। कृपया विश्वसनीय स्रोतों में उद्धरण जोड़कर इस अनुभाग को बेहतर बनाने में सहायता करें। बिना सूत्रों की सामग्री को चुनौती देकर हटाया जा सकता है। दिसंबर 2022 जाने कि इस टेम्पलेट संदेश को कैसे और कब हटाना है। 17 जनवरी 2012 को फिल्म के प्रीमियर पर सिडनी में जोश हचरसन और वैनेसा हजेंस। नाट्य विमोचन जर्नी 2 द मिस्टेरियस आइलैंड को वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स, वाल्डेन मीडिया और न्यू लाइन सिनेमा द्वारा 10 फरवरी 2012 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। फिल्म के साथ डैफीज रैप्सोडी नामक लघु 3D लूनी ट्यून्स भी थी। शॉर्ट मूल रूप से हैप्पी फीट 2 से पहले चलने वाला था, लेकिन पक्षी थीम के साथ जाने के लिए इसे आई टाव ए पुडी टैट से बदल दिया गया। होम मीडिया जर्नी 2 द मिस्टेरियस आइलैंड को 5 जून 2012 को DVD बटा ब्लूरे पर रिलीज किया गया था। स्वागत। बॉक्स ऑफिस जर्नी 2 द मिस्टेरियस आइलैंड ने उत्तरी अमेरिका में $103.9 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $231.4 मिलियन की कमाई की। दुनिया भर में कुल $335.3 मिलियन की कमाई की, जबकि इसका उत्पादन बजट $79 मिलियन था, जो अपने पूर्ववर्ती से अधिक था। 7-8 उत्तरी अमेरिका में फिल्म ने अपने पहले शुक्रवार को $6.54 मिलियन की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर चौथे स्थान पर रही। 9 सप्ताहांत में इसने $27.3 मिलियन की कमाई की और तीसरे स्थान पर रही, जो कि मूल की $21.0 मिलियन की पहली कमाई से कहीं अधिक है। 10 उत्तरी अमेरिका के बाहर जर्नी 2 ने अपनी उत्तरी अमेरिकी रिलीज से 3 सप्ताह पहले ही अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। 11 इसने लगातार 2 सप्ताहांतों 12 और कुल 3 सप्ताहांतों तक उत्तरी अमेरिका के बाहर बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल किया। 13 इसने उत्तरी अमेरिका के बाहर मूल की कुल संख्या को पीछे छोड़ दिया। 14 उत्तरी अमेरिका के बाद इसका सबसे अधिक कमाई वाला क्षेत्र चीन $58.4 मिलियन था। 15 इसके बाद रूस और CIS $17.6 मिलियन और मेक्सिको $12.7 मिलियन थे। 16 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया रॉटेन टोमाटोज पर फिल्म को 133 समीक्षाओं के आधार पर 45% का अनुमोदन प्रतिशत और 10 में से 5.00 की औसत रेटिंग मिली है। आलोचकों की आम सहमति कहती है, आक्रामक रूप से असंदिग्ध जर्नी 2 दर्शकों को रोमांचित कर सकती है, लेकिन अधिकांश अन्य इसे भी पसंद करेंगे। युवा दर्शकों के लिए गहन और वयस्कों के लिए अत्यधिक कार्टून जैसा नीरस। 17 मेटाक्रिटिक पर फिल्म को 27 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर 100 में से 41 का स्कोर मिला है, जो मिश्रित या औसत दर्शाता है।
18 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया। 19 एंटरटेनमेंट वीकली की लिसा श्वार्ज़बाम ने फिल्म को B ग्रेड देते हुए कहा कि फिल्म सुखद ढंग से चलती है और फिर तुरंत भूलने योग्य हो जाती है। शायद जूल्स वर्ने इसके विज्ञान को समझा सकते हैं। उद्धरण वांछित एरिज़ोना गणराज्य के रैंडी कोर्डोवा ने कहा, जॉनसन ब्रैड पेटन द्वारा निर्देशित फिल्म को एक प्रतीत होता है कि असंबद्ध विचार से दूसरे विचार तक जाने से नहीं बचा सकते। उद्धरण वांछित रोजर एबर्ट, जिन्होंने पहली फिल्म को 2 स्टार दिए थे, ने अगली कड़ी को 2.5 स्टार देते हुए कहा, यह सामान्य अर्थों या अधिकांश अर्थों में एक अच्छी फिल्म नहीं है, लेकिन यह खुशमिजाज और अच्छे स्वभाव का है और माइकल केन और ड्वेन जॉनसन सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले अभिनेताओं में से हैं। 20 प्रशंसा, पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। पुरस्कार वर्ष वर्ग प्राप्तकर्ता परिणाम। BMI फिल्म और टीवी पुरस्कार 2012 फिल्म संगीत एंड्रयू लॉकिंगटन जीत गया। गोल्डन ट्रेलर अवॉर्ड्स 2012 सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड पारिवारिक पोस्टर वार्नर ब्रदर्स और इग्निशन क्रिएटिव मनोनीत। टीन च्वाइस अवार्ड्स 2012 पसंदीदा मूवी अभिनेत्री विज्ञान कल्पना बटा काल्पनिक वैनेसा हडजिंस मनोनीत। पसंदीदा मूवी अभिनेता विज्ञान कल्पना बटा काल्पनिक एक्टर जोश हचरसन जीत गया। मूवी गाइड पुरस्कार 2013 सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक फिल्म मनोनीत। निकलोडियन किड्स च्वाइस अवार्ड्स 2013 पसंदीदा पुरुष बटकीकर ड्वेन जॉनसन जीत गया। पसंदीदा फिल्म अभिनेत्री वैनेसा हडजिंस मनोनीत। साउंड ट्रैक लेटर बॉम्ब ग्रीन डे द्वारा प्रदर्शित। स्लीप फॉरएवर मगरमच्छों द्वारा प्रस्तुत। अलोहा ओड्वेन जॉनसन द्वारा प्रस्तुत। हेलो अगेन मेटा और द कॉर्नरस्टोन्स द्वारा प्रस्तुत। 3 लिटिल बर्ड्स बॉब मार्ले और द वेलर्स द्वारा प्रस्तुत। क्या अद्भुत दुनिया है ड्वेन जॉनसन द्वारा प्रस्तुत। भविष्य अगस्त 2014 में कैरी हेस और चाड हेस को तीसरी फिल्म की पटकथा लिखने की घोषणा की गई थी। 21 ब्रैड पेटन और ड्वेन जॉनसन से अगली कड़ी में क्रमशः निर्देशन और अभिनय करने की उम्मीद थी। 22 बाद में यह कहा गया कि 2 सीक्वल होंगे। 23 हालांकि जनवरी 2018 तक जॉनसन ने कहा कि द मिस्टेरियस आइलैंड की वित्तीय सफलता के बावजूद और हालांकि जर्नी 3 फ्रॉम द अर्थ टू द मून 1865 के उपन्यास पर आधारित नामक एक तीसरी फिल्म का इरादा था, लेकिन इसके विकास को रद्द कर दिया गया था। तत्काल रुचि की कमी और उपन्यास को पर्याप्त रूप से अपनाने में परेशानी। 24 इसके बावजूद अगस्त 2020 में हॉलीवुड प्रोडक्शन के अंदरूनी सूत्रों की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया कि एक सीक्वल एक बार फिर से विकास में है। दिसंबर 2021 में हीराम गार्सिया ने पुष्टि की कि वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स एक सीक्वल फिल्म चाहता है, हालांकि 7 बक्स प्रोडक्शंस ने अन्य परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के पक्ष में विकास में देरी करने का फैसला किया। 2 ब्रैड पेटन जन्म 27 मई 1978 एक कनाडाई फिल्म निर्माता हैं, जिन्हें ड्वेन जॉनसन स्टार व्हीकल्स जर्नी 2 द मिस्टेरियस आइलैंड 2012, सैन एंड्रियास 2015 और रैम्पेज 2018 के साथ साथ नेटफ्लिक्स श्रृंखला के निर्देशन के लिए जाना जाता है। भोर 2019 जीवन और कैरियर। पीटन का जन्म गैंडर, न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर, कनाडा में हुआ था। उन्होंने कैनेडियन फिल्म सेंटर से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एक उन्हें पहली बार एवलिन द क्यूटेस्ट एविल डेड गर्ल 2002 नामक लघु फिल्म और गॉथिक कॉमेडी से प्रसिद्धि मिली। शुरुआत में फिल्म को पीटन के सहपाठियों को दिखाया गया, जिन्होंने ताली बजाकर इसका अनुमोदन किया। इस प्रकार फिल्म निर्माता जेरेमी पोडेस्वा ने सुझाव दिया कि पीटन को यह फिल्म न्यूयॉर्क में फिल्म उद्योग के एक वकील को भी दिखानी चाहिए।
इसने फिल्म को फिल्म निर्माण अभिज आत वर्ग के बीच वितरित करने की अनुमति दी। एवलिन 2002 में टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी नजर आईं। इसके बाद उन्होंने अवास्तविक क्लेमेशन टेलीविजन श्रृंखला व्हाट इट्स लाइक बीइंग अलोन का निर्माण किया, जिसे 2006 में एक सीजन के लिए कनाडाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा चुना गया था। दो कथित तौर पर पेटन के गुरुओं में से एक अमेरिकी अभिनेता टॉम हैंक्स थे। एक अलोन के बाद पीटन ने 2010 में कैट्स एंड डॉग्स द रिवेंज ऑफ किट्टी गैलोर का निर्देशन किया। 2012 में उन्होंने जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के सफल सीक्वल का निर्देशन किया, जिसका नाम जर्नी 2 द मिस्टेरियस आइलैंड था, 3 जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। ड्वेन जॉनसन ने $325.9 मिलियन की कमाई की। 2015 में पीटन ने आपदा फिल्म सैन एंड्रियास का निर्देशन किया, जिसमें जॉनसन ने भी अभिनय किया। 4 और हॉरर फिल्म इनकार्नेट। पीटन ने ड्वेन जॉनसन अभिनीत फीचर फिल्म रूपांतरण रैम्पेज 2018 का निर्देशन किया, जो उनके तीसरे सहयोग को चिह्नित करता है। जून 2016 में यह पुष्टि की गई कि उन्होंने जेम्स वान द्वारा निर्मित मैलिग्नेंट मैन के फीचर फिल्म रूपांतरण का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। 5-6 जुलाई 2010 फरवरी 2017 को यह बताया गया कि पीटन आगामी आपदा फिल्म ब्लैक होल का निर्देशन, लेखन और निर्माण करेंगे, जिसका निर्माण 2018 की शुरुआत में शुरू होगा। 8 मार्च 2017 में यह बताया गया कि पीटन वीडियो गेम श्रृंखला जस्ट कॉज। रिचर्ड आउटेन एक अमेरिकी पटकथा लेखक हैं जो मोशन पिक्चर्स और टेलीविजन दोनों में काम करते हैं। उनके लेखन श्रेय में 2012 की वार्नर ब्रदर्स की एडवेंचर फिल्म जर्नी 2 द मिस्टेरियस आइलैंड शामिल है, जिसमें ड्वेन जॉनसन ने अभिनय किया था। कैरियर। यूएससी स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स से एमएफए प्राप्त करने के बाद उन्होंने पुरस्कार विजेता एनिमेटेड फिल्म लिटिल निमो एडवेंचर्स इन स्लम्बरलैंड की पटकथा क्रिस कोलंबस के साथ का सह लेखन किया। अन्य मोशन पिक्चर क्रेडिट में ऑस्कर विजेता निर्देशक फ्रैंकलिन जे शेफन द्वारा निर्देशित लायन हार्ट और पेट सेमेट्री 2 शामिल हैं। आउटेन के शुरुआती काम के आधार पर स्टीवन स्पीलबर्ग ने उन्हें ग्रेमलिन्स 2 द न्यू बैच का पुनर्लेखन करने के लिए चुना। हालांकि उन्हें फिल्म के लिए श्रेय नहीं मिला, लेकिन इस असाइनमेंट के कारण वार्नर ब्रदर्स में एक विशेष बहुवर्षीय लेखन सौदा हुआ, जिसके दौरान उन्होंने कई पटकथाएं लिखीं, जिनमें द गोइनीज का एक अप्रकाशित सीक्वल भी शामिल था। उन्होंने जिन टेलीविजन श्रृंखलाओं के लिए लिखा है, उनमें सबसे पसंदीदा द एडवेंचर्स ऑफ ब्रिस्को काउंटी जूनियर है, जो फॉक्स नेटवर्क पर प्रसारित हुई। उन्होंने स्टारस बटा एनकोर के लिए एक मूल टीवी फिल्म लास्ट राइट्स पर लेखन क्रेडिट भी साझा किया। रैंडी क्वैड अभिनीत पे केबल नेटवर्क। 2-3 मार्च 2009 में आउटेन की मूल पटकथा मिस्टीरियस ट्रेवल्स को जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ 2008 के 3D सीक्वल के आधार के रूप में काम करने के लिए वाल्डेन मीडिया और न्यू लाइन सिनेमा द्वारा अधिग्रहित किया गया था। 4 बाद में उन्होंने अगली कड़ी के लिए कहानी को अनुकूलित करते हुए स्क्रिप्ट को फिर से लिखा। जर्नी 2 द मिस्टेरियस आइलैंड शीर्षक वाली इस फिल्म में माइकल केन, ड्वेन जॉनसन, वैनेसा हजेंस और जोश हचरसन ने अभिनय किया। 2012 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा रिलीज जर्नी 2 ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर $335 मिलियन की कमाई की। जूल्स गैब्रियल वर्ने बटा VRN बटा 1-2 फ्रेंच वायल ABIJLVN 8 फरवरी 1828 24 मार्च 1905 3 एक फ्रांसीसी उपन्यासकार, कवि और नाटककार थे। प्रकाशक पियरे जूल्स हेटजेल के साथ उनके सहयोग से वॉयेज एक्स्ट्राऑर्डिनेयर्स का निर्माण हुआ। 3 जिसमें जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ 1864 20,000 लीग्स अंडर द सीज
1870 और बेस्ट सेलिंग साहसिक उपन्यासों की एक श्रृंखला शामिल है। 80 दिनों में दुनिया भर में 1872 उनके उपन्यास जो हमेशा अच्छी तरह से प्रलेखित होते हैं, आमतौर पर उस समय की तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखते हुए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध पर आधारित होते हैं। अपने उपन्यासों के अलावा उन्होंने कई नाटक, लघु कथाएं, आत्मकथात्मक लेख, कविता, गीत और वैज्ञानिक, कलात्मक और साहित्यिक अध्ययन लिखे। सिनेमा की शुरुआत से ही उनके काम को फिल्म और टेलीविज़न के साथ साथ कॉमिक पुस्तकों, थिएटर, ओपेरा, संगीत और वीडियो गेम के लिए भी अनुकूलित किया गया है। वर्ने को फ्रांस और अधिकांश यूरोप में एक महत्वपूर्ण लेखक माना जाता है, जहां साहित्यिक अवंत गार्डे और अतियथार्थवाद पर उनका व्यापक प्रभाव रहा है। 4 उनकी प्रतिष्ठा एंग्लोस्फीयर में स्पष्ट रूप से अलग थी, जहां उन्हें अक्सर शैली कथा या बच्चों की किताबों के लेखक के रूप में लेबल किया जाता था, जिसका मुख्य कारण अत्यधिक संक्षिप्त और परिवर्तित अनुवाद थे जिनमें उनके उपन्यास अक्सर मुद्रित होते थे। 1980 के दशक से उनकी साहित्यिक प्रतिष्ठा में सुधार हुआ है। 5 जूल्स वर्ने 1979 के बाद से दुनिया में दूसरे सबसे अधिक अनुवादित लेखक रहे हैं, जो अगाथा क्रिस्टी से नीचे और विलियम शेक्सपियर से ऊपर हैं। 6 उन्हें कभी-कभी विज्ञान कथा का जनक कहा जाता है। यह उपाधि H.G. वेल्स और ह्यूगो गन्सबैक को भी दी गई है। 7 2010 के दशक में वह दुनिया में सबसे अधिक अनुवादित फ्रांसीसी लेखक थे। फ्रांस में 2005 को लेखक की मृत्यु के शताब्दी वर्ष के अवसर पर जूल्स वर्ने वर्ष घोषित किया गया था। जीवन। प्रारंभिक जीवन। वर्ने के जन्म के समय के आसपास इले फेडेउ से नैंटेस की पेंटिंग। वर्ने का जन्म 8 फरवरी 1828 को नैंटेस शहर के भीतर लॉयर नदी पर एक तत्कालीन छोटे कृत्रिम द्वीप इले फेडेउ पर हुआ था। बाद में इसे भर दिया गया और आसपास के भूमि क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। नंबर 4 रुए ओलिवियर डी में क्लिसन। उनकी नानी डेम सोफी मैरी एडिलेड जूलियन एलोटे डी ला फुए, जन्म गुइलोचेट डी ला पेरियरे का घर। 8 उनके माता पिता पियरे वर्ने थे, जो मूल रूप से प्रोविंस के एक वकील थे, और सोफी एलोटे डी ला फुए दूर के स्कॉटिश मूल के नाविकों और जहाज मालिकों के एक स्थानीय परिवार की नैंटेस महिला थीं। 9 बी 1829 में वर्ने परिवार कुछ 100 मीटर दूर नंबर 2 क्वाई जीन बार्ट में चला गया, जहां उसी वर्ष वर्ने के भाई पॉल का जन्म हुआ। 3 बहनें एनी अन्ना 1836, मैथिल्डे 1839 और मैरी 1842 इसके बाद आएंगी। 9 1834 में 6 साल की उम्र में वर्ने को नैंटेस में 5 प्लेस दो बॉफे के बोर्डिंग स्कूल में भेजा गया था। शिक्षिका मैडम सांबिन एक नौसैनिक कप्तान की विधवा थीं, जो लगभग 30 साल पहले गायब हो गया था। 10 मैडम सैम्बिन अक्सर छात्रों से कहती थीं कि उनके पति एक जहाज दुर्घटना में भगोड़े थे और वह अंततः अपने रेगिस्तानी द्वीप स्वर्ग से रॉबिन्सन क्रूसो की तरह वापस लौटेंगे। 11 रॉबिन्सनेड का विषय जीवन भर वर्ने के साथ रहेगा और उनके कई उपन्यासों में दिखाई देगा, जिनमें से कुछ में द मिस्टेरियस आइलैंड 1874 से एंड फादरलैंड 1900 और द स्कूल फॉर रॉबिन्सन 1882 शामिल हैं। 1836 में वर्ने अपने पिता की पवित्र धार्मिक रुचि के अनुरूप एक कैथोलिक स्कूल इकोले सेंट स्टैनिस्लास चले गए। वर्ने ने जल्द ही संस्मरण, स्मृति से पाठ, भूगोल, ग्रीक, लैटिन और गायन में खुद को प्रतिष्ठित किया। 12 उसी वर्ष 1836 में पियरे वर्ने ने लॉयर के चैंटेने, अब नैंटेस का हिस्सा, गांव में 29 रू डेस रिफोर्मेस में एक अवकाश गृह खरीदा।
13 अपने संक्षिप्त संस्मरण स्मारिका डीएनफेंस 8 डी जूनेसी बचपन और युवावस्था की यादें 1890 में वर्ने ने नदी और उसमें चलने वाले कई व्यापारिक जहाज़ों के प्रति अपने गहरे आकर्षण को याद किया। 14 उन्होंने अपने चाचा प्रूडेंट अलॉट, जो एक सेवानिवृत्त जहाज मालिक थे, के घर ब्रेंस में छुट्टियां भी बिताईं, जो दुनिया भर में घूमे थे और 1828 से 1837 तक ब्रेंस के मेयर के रूप में कार्य किया था। वर्ने को खेल के अंतहीन दौर खेलने में आनंद आता था। अपने चाचा के साथ गूस का और खेल और उसके चाचा का नाम दोनों को दो दिवंगत उपन्यासों क्रमशः द विल ऑफ एन एक्सेंट्रिक 1900 और रोबूर द कॉन्करर 1886 में याद किया जाएगा। 14-15 किंवदंती है कि 1839 में 11 साल की उम्र में वर्ने ने इंडीज की यात्रा करने और अपने चचेरे भाई कैरोलिन के लिए मूंगाहार वापस लाने के इरादे से गुप्त रूप से 3 मस्तूल जहाज कोरली पर केबिन बॉय के रूप में एक स्थान प्राप्त किया। जिस शाम जहाज इंडीज के लिए रवाना हुआ, वह सबसे पहले पाइम्बोफ में रुका, जहां पियरे वर्ने अपने बेटे को पकड़ने और उससे केवल अपनी कल्पना में यात्रा करने का वादा करने के लिए ठीक समय पर पहुंचे। 16 अब यह ज्ञात है कि यह किंवदंती वर्ने के पहले जीवनी लेखक उनकी भतीजी मार्गुएराइट अल ऑट डे ला फ्यूए द्वारा आविष्कृत एक अतिरंजित कहानी है, हालांकि यह एक वास्तविक घटना से प्रेरित हो सकती है। 17 नैंटेस में लीसी रॉयल, अब जॉर्जेस क्लेमेंस्यू, जहां वर्ने ने अध्ययन किया था। 1840 में वर्नेस फिर से नंबर 6 रू जीन जैक्स रूसो के एक बड़े अपार्टमेंट में चले गए, जहां 1842 में परिवार की सबसे छोटी बच्ची मैरी का जन्म हुआ। 13 उसी वर्ष वर्ने ने एक अन्य धार्मिक स्कूल पेटिट में प्रवेश लिया, एक सामान्य छात्र के रूप में सेमिनायर डी सेंट डोनाटियन। उनका अधूरा उपन्यास अनप्रेटरे इन 1839 ए प्रीस्ट इन 1839, जो उनकी किशोरावस्था में लिखा गया था और जो उनके जीवित बचे गद्य कार्यों में सबसे पहला था, 18 में मदरसा का अपमानजनक शब्दों में वर्णन किया गया है। 121844 से 1846 तक वर्ने और उनके भाई नैंटेस में लीसी रॉयल, अब लीसी जॉर्जेस क्लेमेंस्यू, में नामांकित थे। बयानबाजी और दर्शनशास्त्र में कक्षाएं खत्म करने के बाद उन्होंने रेन्नेस में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 29 जुलाई 1846 को गुड इनफ ग्रेड प्राप्त किया। 1847 तक, जब वर्ने 19 वर्ष के थे, उन्होंने विक्टर ह्यूगो की शैली में लंबी रचनाएं लिखने को गंभीरता से लिया था। 1839 में अनप्रेतरे की शुरुआत की और 2 पद्य त्रासदियों अलेक्जेंड्रे 6 और ला कॉन्स्पिरेशन डेस पॉडरेस द गनपाउडर प्लॉट को पूरा किया। 18 हालांकि उनके पिता ने यह मान लिया था कि वर्ने परिवार का पहला बेटा होने के नाते साहित्य में पैसा कमाने का प्रयास नहीं करेगा, बल्कि पारिवारिक कानून का अभ्यास विरासत मिलेगा। 1847 में वर्ने के पिता ने उसे पेरिस भेजा, मुख्य रूप से लॉ स्कूल में अपनी पढ़ाई शुरू करने के लिए, और दूसरा, पारिवारिक किंवदंती के अनुसार, उसे नैंटेस से अस्थायी रूप से दूर करने के लिए। 21-22 उसकी चचेरी बहन कैरोलिन, जिससे वह प्यार करता था, की शादी 27 अप्रैल 1847 को 40 साल के एक व्यक्ति एमिल डेजुने से हुई थी, जिससे उसके 5 बच्चे होंगे। 23 पेरिस में थोड़े समय रुकने के बाद, जहां उन्होंने प्रथम वर्ष की कानून परीक्षा उत्तीर्ण की, वर्ने दूसरे वर्ष की तैयारी में अपने पिता की मदद के लिए नैंटेस लौट आए। उस युग में प्रांतीय कानून के छात्रों को परीक्षा देने के लिए पेरिस जाना पड़ता था। 24 नैंटेस में रहते हुए उनकी मुलाकात अपने से 1 वर्ष बड़ी युवा महिला रोज हर्मिनी अर्नॉड ग्रोसेटियर से हुई और वे उससे बेहद प्यार करने लगे। उन्होंने कुछ 30 कविताएं लिखीं और उन्हें समर्पित कीं,
जिनमें ला फिलेडे लायर द डॉटर ऑफ एयर भी शामिल है, जो उन्हें गोरी और करामाती बटा पंखों वाली और पारदर्शी के रूप में वर्णित करती है। 25 ऐसा लगता है कि उनके जुनून को कम से कम थोड़े समय के लिए ही सही प्रतिफल मिला है। 22 लेकिन ग्रोसेटियर के माता पिता अपनी बेटी के अनिश्चित भविष्य वाले एक युवा छात्र से शादी करने के विचार से नाराज थे। उन्होंने उसकी जगह 19 जुलाई 1848 को उससे 10 साल बड़े एक अमीर जमींदार आर्मंड टेरियन डे ला हाय से शादी कर दी। 26 अचानक हुई शादी ने वर्ने को गहरी निराशा में डाल दिया। उसने अपनी मां को एक मतिभ्रमपूर्ण पत्र लिखा, जो स्पष्ट रूप से आधे नशे की हालत में लिखा गया था, जिसमें एक सपने के बहाने उसने अपने दुख का वर्णन किया था। 27 ऐसा प्रतीत होता है कि इस अपेक्षित लेकिन निरस्त प्रेम संबंध ने लेखक और उनके काम को स्थायी रूप से चिह्नित कर दिया है, और उनके उपन्यासों में बड़ी संख्या में युवा महिलाओं की शादी उनकी इच्छा के विरुद्ध शामिल है। मास्टर जकारियस में गेरांडे 1854, माथियास सैंडोर्फ में सावा 1885, एलेन इन एफ्लो टिंग सिटी 1871 आदि। इस हद तक कि विद्वान क्रिश्चियन चेलेबर्ग ने आवर्ती विषय को हर्मिनी कॉम्प्लेक्स के लिए जिम्मेदार ठहराया। 28 इस घटना के कारण वर्ने को अपने जन्मस्थान और नैंटेस समाज के प्रति द्वेष का भाव पैदा हुआ, जिसकी उन्होंने अपनी कविता ला सिक्सिए में विलेडे फ्रांस का छठा शहर में आलोचना की। 29-30 पेरिस में अध्ययन। जुलाई 1848 में वर्ने ने नैंटेस को फिर से पेरिस के लिए छोड़ दिया, जहां उनके पिता का इरादा था कि वे कानून की पढ़ाई पूरी करें और कानून को एक पेशे के रूप में अपनाएं। उन्होंने अपने पिता से 24 रुए डे लेंसियन कॉमेडी में एक सुसज्जित अपार्टमेंट किराए पर लेने की अनुमति प्राप्त की, जिसे उन्होंने नैंटेस मूल के एक अन्य छात्र एडॉर्ड बोनामी के साथ साझा किया। 27 अपनी 1847 की पेरिस यात्रा पर वर्ने बट्टे सेंट रोच पर अपनी चाची चारुएल के घर 2 रुए थेरेसे में रुके थे। 31 वर्ने राजनीतिक उथल-पुथल के समय पेरिस पहुंचे। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। फरवरी में लुई फिलिप प्रथम को अपदस्थ कर दिया गया था और वह भाग गया था। 24 फरवरी को फ्रांसीसी द्वितीय गणराज्य की एक अनंतिम सरकार ने सत्ता संभाली, लेकिन राजनीतिक प्रदर्शन जारी रहे और सामाजिक तनाव बना रहा। जून में पेरिस में बैरिकेड्स बढ़ा दिए गए और सरकार ने विद्रोह को कुचलने के लिए लुई यूजीन कैविग्नैक को भेजा। वर्ने ने गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति के रूप में लुईस नेपोलियन बोनापार्ट के चुनाव से कुछ समय पहले शहर में प्रवेश किया। ऐसी स्थिति जो 1851 के फ्रांसीसी तख्तापलट तक बनी रहेगी। अपने परिवार को लिखे एक पत्र में वर्ने ने हाल ही में जून डेज के विद्रोह के बाद शहर की बमबारी की स्थिति का वर्णन किया, लेकिन उन्हें आश्वासन दिया कि बैस्टिल डे की सालगिरह बिना किसी महत्वपूर्ण संघर्ष के बीत गई। 32 एरिस्टाइड हिग्नार्ड। वर्ने ने पेरिस समाज में प्रवेश करने के लिए अपने पारिवारिक संबंधों का उपयोग किया। उनके चाचा फ्रांसिस्क डी चैटोबोर्ग ने उन्हें साहित्यिक सैलून में पेश किया, और वर्ने विशेष रूप से अपनी मां के मित्र ममेडी बैरेरे के सैलून में अक्सर जाते थे। 33 कानून की पढ़ाई जारी रखते हुए उन्होंने कई नाटक लिखकर थिएटर के प्रति अपने जुनून को बढ़ाया। वर्ने ने बाद में याद किया, मैं विक्टर ह्यूगो से बहुत प्रभावित था। वास्तव में उनके कार्यों को पढ़ने और दोबारा पढ़ने से बहुत उत्साहित था। उस समय मैं नोट्रे डेंडी पे रिस के पूरे पृष्ठों को दिल से याद कर सकता था, लेकिन यह उनका नाटकीय था वह काम जिसने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया। 34 रचनात्मक उत्तेजना का एक अन्य स्रोत एक पड़ोसी से आया। रुए डे लेंसियन कॉमेडी अपार्टमेंट हाउस में एक ही मंजिल पर एक युवा संगीतकार एरिस्टाइड हिग्नार्ड रहते थे, जिनके साथ वर्ने जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए और वर्ने ने कई ग्रंथ लिखे। हिग्नार्ड को चांसन के रूप में सेट करने के लिए 35
इस अवधि के दौरान वर्ने के अपने माता पिता को लिखे पत्रों में मुख्य रूप से खर्चों और अचानक प्रकट होने वाली हिंसक पेट की ऐंठन की श्रृंखला पर ध्यान केंद्रित किया गया था। 36 वह अपने जीवन के दौरान पीड़ित होने वाली कई समस्याओं में से पहली थी। आधुनिक विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि वह कोलाइटिस से पीड़ित थे। 36 वर्ने का मानना था कि यह बीमारी उनकी मां से विरासत में मिली थी। 37 मार्च 1849 में हैजा फैलने की अफवाहों ने इन चिकित्सा चिंताओं को बढ़ा दिया। 36185 में एक और स्वास्थ्य समस्या सामने आई कि जब वर्ने को चेहरे के पक्षाघात के 4 हमलों में से पहला दौरा पड़ा। ये हमले मनोदैहिक होने के बजाय मध्य कान में सूजन के कारण थे, हालांकि यह कारण वर्ने के जीवन के दौरान अज्ञात रहा। 38 उसी वर्ष वर्ने को फ्रांसीसी सेना में भर्ती होने की आवश्यकता थी, लेकिन छंटनी प्रक्रिया ने उसे बड़ी राहत देते हुए बचा लिया। उन्होंने अपने पिता को लिखा, प्रिय पापा, आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि मैं सैन्य जीवन और पोशाक में इन घरेलू नौकरों के बारे में क्या सोचता हूँ। आपको ऐसे कार्यों को करने के लिए सभी गरिमाओं को त्यागना होगा। 39 वर्ने की प्रबल युद्ध विरोधी भावनाएं उसके पिता को निराश करते हुए जीवन भर स्थिर रहीं। 39 प्रचुर मात्रा में लिखने और बार बार सैलून जाने के बावजूद वर्ने ने लगन से अपनी कानून की पढ़ाई की और जनवरी 1851 में लाइसेंस एन रोट के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 40 साहित्यिक पदार्पण। सैलून में अपनी यात्राओं के लिए धन्यवाद। वर्ने 1849 में उस समय के एक प्रसिद्ध हस्तचिकित्सक शेवेलियर डियरपेंटिग्नी के आपसी परिचित के माध्यम से अलेक्जेंड्रे डुमास के संपर्क में आए। 40 वर्ने डुमास के बेटे अलेक्जेंड्रे डुमास फिल्स के साथ घनिष्ठ मित्र बन गए और उन्हें एक स्टेज कॉमेडी लेस पैलेस रोम्प्यूज द ब्रोकन स्ट्रॉज की पांडुलिपि दिखाई। दोनों युवकों ने मिलकर नाटक को संशोधित किया और डुमास ने अपने पिता के साथ व्यवस्था के माध्यम से इसे पेरिस के थिएटर हिस्टोरिक में ओपेरा नेशनल द्वारा निर्मित किया, जो 12 जून 1850 को शुरू हुआ। 41 मुसी डेस फैमिल्स के 1854-55 अंक का कवर। द मिस्टेरियस आइलैंड, फ्रेंच एले मिस्टीरियस, जूल्स वर्ने का एक उपन्यास है जो 1875 में प्रकाशित हुआ था। हिटजेल द्वारा प्रकाशित पहले संस्करण में जूल्स फेराट के चित्र शामिल हैं। यह उपन्यास वर्ने की प्रसिद्ध 20,000 लीग्स अंडर द सीज 1870 और इन सर्च ऑफ द कास्टवेज 1867-68 का क्रॉसओवर सीक्वल है, हालांकि इसके विषय उन किताबों से काफी अलग हैं। उपन्यास का प्रारंभिक मसौदा वर्ने के प्रकाशक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और प्रकाशन से पहले पूरी तरह से पुनर्कल्पित किया गया, जिसका शीर्ष शिपवरेट फैमिली मैरूनड विद अंकल रॉबिन्सन था, जो रॉबिन्सन क्रूसो 2 और द स्विस फैमिली रॉबिन्सन उपन्यासों के प्रभाव को दर्शाता है। 3 वर्ने ने अपने उपन्यास गॉडफ्रे मॉर्गन, फ्रेंच एलिकोले डेस रॉबिन्सन 1882 में एक समान विषय विकसित किया। 4 द मिस्टेरियस आइलैंड का कालक्रम 20,000 लीग्स अंडर द सीज के साथ असंगत है, जो 1866 में शुरू होता है, जबकि द मिस्टेरियस आइलैंड अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान शुरू होता है। फिर भी माना जाता है कि यह 20,000 लीग्स के 16 साल बाद घटित होता है। कथानक सारांश। अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान वर्जीनिया के रिचमंड की घेराबंदी के दौरान युद्ध के 5 उत्तरी कैदी हाइड्रोजन से भरे अवलोकन गुब्बारे का अपहरण करके भाग निकले। भागने वालों में साइरस स्मिथ हैं, जो यूनियन आर्मी में एक रेलरोड इंजीनियर थे। किंगस्टन के अनुवाद में इसका नाम साइरस हार्डिंग है। उसका पूर्व दास और वफादार अनुयायी नेब नबूकदनेस्सर का संक्षिप्त रूप बोनाडवेंचर पेनक्रॉफ्ट, एक नाविक जिसे केवल उसके उपनाम से संबोधित किया जाता है। किंगस्टन के संस्करण में उसका नाम पेनक्रॉफ्ट है। उनके शिष्य और दत्तक पुत्र हार्बर्ट ब्राउन
कुछ अनुवादों में हर्बर्ट कहा जाता है और पत्रकार गिडियन स्पिलेट, अंग्रेजी संस्करण में गिडियन स्पिलेट। कंपनी साइरस के कुत्ते टॉप द्वारा पूरी की गई है। ए कई दिनों तक भयंकर तूफान में उड़ने के बाद समूह एक चट्टान से घिरे ज्वालामुखीय अज्ञात द्वीप पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसे 34°57' 150°30' दक्षिणी प्रशांत महासागर बटा एशियाई महासागरीय पक्ष पर स्थित बताया गया है। न्यूजीलैंड से लगभग 2500 किलोमीटर 1600 मील पूर्व में। उन्होंने अब्राहम लिंकन के सम्मान में इसका नाम लिंकन द्वीप रखा। प्रतिभाशाली इंजीनियर स्मिथ के ज्ञान के साथ पांचों आग, मिट्टी के बर्तन, ईंटें, नाइट्रोग्लिसरीन, लोहा, एक इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, ग्रेनाइट हाउस नामक एक पत्थर की चट्टान के अंदर एक गुफा घर और यहां तक कि उत्पादन करके द्वीप पर खुद को बनाए रखने में सक्षम हैं। एक समुद्री जहाज जिसे वे बोनाडवेंचर नाम देते हैं। वे स्वयं को त्याज्य के बजाय उपनिवेशवादी समझने लगते हैं। लिंकन द्वीप का मानचित्र। द्वीप पर अपने प्रवास के दौरान उपनिवेशवादी खराब मौसम को सहन करते हैं और एक ओरंगुटान जुपिटर को पालतू बनाते हैं, जिसे संक्षेप में जुप या जॉर्डन स्टंप के अनुवाद में जोप कहा जाता है। द्वीप पर एक अदृश्य ड्यूस एक्स मशीना के रूप में एक रहस्य है, जो गुब्बारे से गिरने के बाद साइरस के जीवित रहने के लिए जिम्मेदार है। डुगोंग से टॉप का रहस्यमय बचाव, उपकरणों के एक बॉक्स की उपस्थिति, बंदूकें और गोला बारूद उपकरण आदि और अन्य प्रतीत होने वाली अकथनीय घटनाएं। समूह को एक बोतल में एक संदेश मिलता है, जिसमें उन्हें पास के ताबोर द्वीप पर एक भगोड़े को बचाने का निर्देश दिया गया है, जो कोई और नहीं बल्कि टॉम एयरटन इन सर्च ऑफ द कास्टवेज से है। लिंकन द्वीप की वापसी यात्रा पर वे एक तूफान में अपना रास्ता खो देते हैं, लेकिन एक रहस्यमय अग्नि बीकन द्वारा उन्हें अपने रास्ते पर वापस ले जाया जाता है। एयरटन के पूर्व साथी संयोग से लिंकन द्वीप पर पहुंचते हैं और इसे अपनी मांद में बनाने की कोशिश करते हैं। नायक के साथ कुछ लड़ाई के बाद समुद्री डाकू जहाज एक विस्फोट से रहस्यमय तरीके से नष्ट हो जाता है। 6 समुद्री डाकू बच जाते हैं और एयरटन का अपहरण कर लेते हैं। जब उपनिवेशवासी उसकी तलाश करते हैं तो समुद्री डाकू हार्बर्ट को गोली मार देते हैं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। हार्बर्ट मौत से बाल बाल बचकर बच गया। उपनिवेशवादियों ने पहले तो यह मान लिया कि एयरटन को मार दिया गया है, लेकिन बाद में उन्हें यह सबूत मिला कि उसे तुरंत नहीं मारा गया था, जिससे उसका भाग्य अनिश्चित हो गया। जब उपनिवेशवादी हार्बर्ट के पूरी तरह से ठीक होने से पहले ग्रेनाइट हाउस में लौटने का प्रयास करते हैं, तो हार्बर्ट मलेरिया से पीड़ित हो जाता है, लेकिन कुनैन सल्फेट के एक बॉक्स द्वारा उसे बचा लिया जाता है, जो रहस्यमय तरीके से ग्रेनाइट हाउस की मेज पर दिखाई देता है। हार्बर्ट के ठीक होने के बाद वे एयरटन को बचाने और समुद्री लुटेरों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। उन्हें भेड़शाला में एयरटन और समुद्री डाकू मृत मिले, उनमें से प्रत्येक पर एक छोटे से लाल धब्बे को छोड़कर कोई भी दृश्य घाव नहीं था। यह द्वीप कैप्टन निमो का ठिकाना और नॉटिलस का घरेलू बंदरगाह होने का पता चला है। 20,000 लीग्स अंडर द सीज के अंत में भंवर से बचने के बाद नॉटिलस ने दुनिया के महासागरों में तब तक यात्रा की जब तक कि निमो को छोड़कर उसके सभी दल मर नहीं गए। अब एक बूढ़ा व्यक्ति निमो ने नॉटिलस को लिंकन द्वीप के भीतर उसके गुप्त बंदरगाह पर लौटा दिया। निमो बसने वालों का रहस्यमय परोपकारी था, जिसने उन्हें उपकरणों का बक्सा प्रदान किया, एयरटन का खुलासा करने वाला संदेश भेजा, समुद्री डाकू जहाज को नष्ट करने वाले टॉर्पीडो को लगाया और इलेक्ट्रिक गन से समुद्री डाकुओं को मार डाला। अपनी मृत्युशैया पर कैप्टन निमो ने खोए हुए भारतीय राजकुमार डक्कर के रूप में अपनी असली पहचान बताई,
जो बुंदेलखंड के तत्कालीन स्वतंत्र क्षेत्र के एक राजा का बेटा और भारतीय नायक टीपू साहब का भतीजा था। 1857 के असफल भारतीय विद्रोह में भाग लेने के बाद प्रिंस डक्कर अपने 20 हमवतन लोगों के साथ एक रेगिस्तानी द्वीप में भाग गए और नॉटिलस का निर्माण शुरू किया और कैप्टन निमो का नया नाम अपनाया। मरने से पहले निमो उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में हीरे और मोतियों का एक बक्सा देता है। निमो के अंतिम शब्द हैं भगवान और मेरा देश। स्वतंत्रता। वर्ने की मूल पांडुलिपि में नॉटिलस नष्ट हो गया है और कैप्टन निमो की कब्र के रूप में कार्य करता है। बी। इसके बाद द्वीप का केंद्रीय ज्वालामुखी फट जाता है, जिससे द्वीप नष्ट हो जाता है। जूप ओरंगुटान जमीन की एक दरार में गिर जाता है और मर जाता है। उपनिवेशवादियों को निमो द्वारा विस्फोट के बारे में पहले से चेतावनी दी गई थी। वे समुद्र तल से ऊपर द्वीप के अंतिम शेष टुकड़े पर आश्रय पाते हैं। उन्हें जहाज डंकन द्वारा बचाया गया है, जो एयरटन को बचाने के लिए आया था, लेकिन निमो द्वारा पहले ताबोर द्वीप पर छोड़े गए एक संदेश द्वारा पुनर्निर्देशित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका लौटने के बाद उन्होंने आयोवा में एक नई कॉलोनी बनाई, जिसका वित्तपोषण निमो के उपहारों से हुआ। अंग्रेजी में प्रकाशन इतिहास। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी छपाई स्क्रिबनर मंथली अप्रैल 1874 में एक धारावाहिक के रूप में शुरू हुई। 5 सितंबर 1875 में सैम्पसन लो, मार्स्टन लो और सियरल ने मिस्टेरियस आइलैंड का पहला ब्रिटिश संस्करण 3 खंडों में प्रकाशित किया, जिसका शीर्षक था ड्रॉप्ड फ्रॉम द क्लाउड्स, द एबंडनड एंड द सीक्रेट ऑफ द आइलैंड। 1,95,000 शब्द। नवंबर 1875 में स्क्रिबनर ने सैम्पसन लो की अंग्रेजी प्लेटों से इन संस्करणों का अमेरिकी संस्करण प्रकाशित किया। कथित अनुवादक W.H.G. किंगस्टन लड़कों की साहसी क और नौकायन कहानियों के एक प्रसिद्ध लेखक थे, जो 1870 के दशक में व्यावसायिक विफलताओं के कारण कठिन समय में गिर गए थे, और इसलिए उन्होंने इन संस्करणों के लिए अनुवादक के रूप में सैम्पसन लो को काम पर रखा था। हालांकि अब यह ज्ञात है कि मिस्टेरियस आइलैंड और उनके अन्य वर्णे उपन्यासों का अनुवादक वास्तव में उनकी पत्नी एग्नेस किनलोच किंगस्टन थीं, जिन्होंने अपनी युवावस्था में महाद्वीप पर अध्ययन किया था। किंगस्टन अनुवाद में नायक का नाम स्मिथ से बदलकर हार्डिंग कर दिया गया है। स्मिथ यूके में एक बहुत ही सामान्य नाम है और उस समय निम्न वर्ग से जुड़ा रहा होगा। इसके अलावा कई तकनीकी अनुच्छेदों को संक्षिप्त कर दिया गया या छोड़ दिया गया और मरते हुए कैप्टन निमो की साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं को मिटा दिया गया, ताकि अंग्रेजी पाठकों को ठेस न पहुंचे। यह 1 शताब्दी से भी अधिक समय तक मानक अनुवाद बना रहा। 1876 में स्टीफन W. वाइट अनुवाद 1,75,000 शब्द पहली बार फिलाडेल्फिया के द इवनिंग टेलीग्राफ के कॉलम में और बाद में इवनिंग टेलीग्राफ रीप्रिंट बुक के रूप में प्रकाशित हुआ। यह अनुवाद मूल कहानी के प्रति अधिक वफादार है और कैप्टन निमो की मृत्यु के दृश्य को पुनर्स्थापित करता है, लेकिन अभी भी कुछ हिस्सों का संक्षेपण और लोप है, जैसे वर्णे का वर्णन की एक आरा मशीन कैसे काम करती है। 20वीं सदी में 2 और संक्षिप्त अनुवाद सामने आए। फिट्जरॉय संस्करण एसोसिएटेड बुकसेलर्स 1959, जिसे आईओ इवांस ने संक्षिप्त किया 90,000 शब्द, और मी स्टीरियस आइलैंड बैंटम 1970, जिसे लोवेल बेयर ने संक्षिप्त किया 90,000 शब्द। 1965 एयरमोंट पब्लिशिंग कंपनी इंक में प्रकाशित पूर्ण और संक्षिप्त क्लासिक्स श्रृंखला CL 77 को छोड़कर 2001 तक कोई अन्य संक्षिप्त अनुवाद सामने नहीं आया, जब जॉर्डन स्टंप के नए अनुवाद के साथ सिडनी क्रेविट्स का सचित्र संस्करण वेस्लेयन यूनिवर्सिटी प्रेस प्रकाशित हुआ। रैंडम हाउस मॉडर्न लाइब्रेरी 2001 द्वारा क्रेविट्स ने शिपवरेक्ट फैमिली मैरूनड विद अंकल रॉबिन्सन का अनुवाद भी किया।
जिसे 2011 में नॉर्थ अमेरिकन जूल्स वर्ने सोसाइटी और बेयर मैनर फिक्शन द्वारा प्रकाशित किया गया था। एक चट्टान पर प्रभाव को नष्ट कर दिया गया। व्रेक्ड ऑन ए रीफ 1869 के 2003 के अंग्रेजी संस्करण में फ्रांसीसी जहाज दुर्घटना में जीवित बचे फ्रांकोइस एडॉर्ड रेनल का एक संस्मरण है। इसमें फ्रांसीसी विद्वान क्रिस्टियन मोर्टेलियर के अतिरिक्त परिशिष्ट हैं, जो वर्ने के द मिस्टेरियस आइलैंड पर रेनल की पुस्तक के प्रभाव का मामला प्रस्तुत करते हैं। ग्राफ्टन 3 जनवरी 1864 को ऑकलैंड द्वीप समूह पर न्यूजीलैंड के पास बर्बाद हो गया था, जहां बचाव प्राप्त करने से पहले 5 लोगों का दल 19 महीने तक जीवित रहा। रेक्ड ऑन ए रीफ रेनल की घटना का संस्मरण प्रकाशन के समय बहुत लोकप्रिय था, जिसका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया था। मोर्टेलियर के अनुसार वर्ने ने रेनल का वृत्तांत पढ़ा और उनके उपन्यास को ग्राफ्टन जहाज की तबाही, अस्तित्व अभाव और अंतिम बचाव की सच्ची जीवन कहानी पर आधारित किया। भारतीय भाषाओं में अनुवाद। उपन्यास का मराठी में अनुवाद बी.आर. भागवत द्वारा निर्जन पुत्रवर्चे धाडसी वीर शीर्षक से किया गया है, जिसका अनुवाद मोटे तौर पर एक रेगिस्तानी द्वीप पर बहादुर सेनानियों के रूप में किया जाता है और महाराष्ट्र में इसका एक पंथ है। उपन्यास का मलयालम में भी अनुवाद किया गया है, निगूढ़द्वीप के रूप में, जिसका अनुवाद केसवन नंबीसन ने किया है, और 1979 में शेबा प्रोकाशोनी से शमसुद्दीन नवाब द्वारा बंगाली में किया गया है और इसका नाम रहशोर डिप है। अनुकूलन। टेक्निकलर में फिल्माए गए द मिस्टेरियस आइलैंड के 1929 फिल्म संस्करण के लिए लॉबी कार्ड। फिल्म अंग्रेजी भाषा। 20,000 लीग्स अंडर द सी 1916 फिल्म। यह क्लासिक अमेरिकी मूक फीचर 20,000 लीग्स अंडर द सी और द मिस्टेरियस आइलैंड को एक ही कथा में जोड़ता है, जो नॉटिलस और द्वीप के बीच आगे और पीछे घूमता रहता है। द मिस्टेरियस आइलैंड 1929 फिल्म उपन्यास में कैप्टन निमो के लिए दी गई पिछली कहानी पर आधारित है। यह एक अमेरिकी पार्ट टॉकिंग फीचर है, जिसे बड़े पैमाने पर टेक्निकलर में शूट किया गया है, और इसमें टॉकिंग सीक्वेंस, ध्वनि प्रभाव और सिंक्रोनाइज संगीत शामिल हैं। इसे मूक के रूप में फिल्माया गया, लेकिन शुरुआत में बातचीत का एक क्रम जोड़ा गया और संक्षिप्त बातचीत के दृश्यों को फिल्म में एकीकृत किया गया। बेंजामिन क्रिस्टेंसन और मॉरिस टुर्नूर के साथ लुसिएन हबर्ड द्वारा निर्देशित मिस्टेरियस आइलैंड 1951 धारावाहिक स्पेंसर गॉर्डन बेनेट द्वारा निर्देशित 15 अध्याय का धारावाहिक। मिस्टेरियस आइलैंड 1961 फिल्म साई एंडफील्ड द्वारा निर्देशित, जिसे जूल्स वर्ने के मिस्टेरियस आइलैंड के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें रे हैरिहॉसन और हर्बर्ट लोम द्वारा निमो के रूप में विशेष प्रभाव और बर्नार्ड हेरमैन द्वारा एक स्कोर शामिल है। जर्नी 2 द मिस्टेरियस आइलैंड 2012 में ब्रैड पेटन द्वारा निर्देशित उपन्यास पर आधारित फिल्म वर्ने की जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ के पहले रूपांतरण की अगली कड़ी के रूप में बनाई गई थी, जिसमें ब्रेंडन फ्रेजर की जगह ड्वेन जॉनसन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 6. टेलीविजन अंग्रेजी भाषा। मिस्टेरियस आइलैंड एक कनाडाई टेलीविजन श्रृंखला जो 1995 में एक सीजन तक चली। मिस्टेरियस आइलैंड 2005 एक टीवी फिल्म जिसमें पैट्रिक स्टीवर्ट को कैप्टन निमो के रूप में दिखाया गया है, जो केवल उपन्यास पर आधारित है। सर्वश्रेष्ठ टीवी प्रस्तुति के लिए सैटर्न पुरस्कार के लिए नामांकित। जूल्स वर्ने का मिस्टेरियस आइलैंड 2012 का सिनेमाई रूपांतरण उपन्यास पर आधारित सिफी चैनल के लिए बनाया गया। 2019 नेटफ्लिक्स टेलीविजन सीरीज द आइलैंड वर्नेस के मिस्टेरियस आइलैंड से प्रेरित है और वर्नेस की किताब की एक पेपरबैक कॉपी पहले एपिसोड में दिखाई गई है। वंस अपॉन ए टाइम के छठे सीजन के पहले आर्क में कैप्टन निमो और मिस्टेरियस आइलैंड के रूपांतरण का भी कुछ महत्व है। फिल्म और टीवी विदेशी भाषा। मिस्टेरियस आइलैंड 1941 फिल्म
एक यूएसएसआर प्रोडक्शन जिसका निर्देशन एडवार्ड पेंसलिन ने किया है। चेक फिल्म निर्माता कारेल जेमन की 1967 की लाइव एक्शन बटा एनिमेटेड फिल्म द स्टोलन एयरशिप जूल्स वर्ने के उपन्यास 2 इयर्स वेकेशन और द मिस्टेरियस आइलैंड पर आधारित है। ला इस्ला मिस्ट्रियोसा वाई एल कैपिटन नेमो एलिले मिस्टेरियस 1973 जुआन एंटोनियो बार्डेन और हेनरी कोल्पी द्वारा निर्देशित एक टीवी मिनी सीरीज जिसमें उमर शरीफ को कैप्टन निमो के रूप में दिखाया गया है। ऑडियो और संगीत। द मिस्टेरियस आइलैंड 1977 यान मार्टिन द्वारा एक रेडियो रूपांतरण सीबीएस रेडियो मिस्ट्री थिएटर पर प्रसारित किया गया। द मिस्टेरियस आइलैंड 2018 ग्रेगरी इवांस द्वारा एक नया रेडियो नाटकीकरण 5 अगस्त 2018 को बीबीसी रेडियो 4 पर उनकी टू द एंड्स ऑफ द अर्थ ड्रामा श्रृंखला के हिस्से के रूप में प्रसारित किया गया। 7 बोर्ड गेम्स। बोर्ड गेम मिस्टेरियस आइलैंड को द गेम क्राफ्टर द्वारा 2019 में प्रकाशित किया गया था। यह गेम एक सहकारी गेम है जो जूल्स वर्नेस के उपन्यास की थीम पर आधारित है, जहां सभी खिलाड़ियों को जीवित रहना है और एक द्वीप से भागना है। 8 वीडियो गेम। 1993 में रिलीज हुआ कंप्यूटर गेम मिस्ट और गेम में दिखाए गए कई स्थान भी जूल्स वर्ने के उपन्यास से प्रेरित थे। 9 कंप्यूटर गेम रिटर्न टू मिस्टेरियस आइलैंड 2004 एक साहसिक गेम की कहानी की अगली कड़ी है। इसकी नायिका मीना अज्ञात द्वीप पर अकेली जहाज की बर्बादी में फंस जाती है और उसे पिछले निवासी कैप्टन निमो, जिसे वह दफनाती है, का शव मिलता है। वह अंततः नॉटिलस का पता लगाकर और द्वीप की सुरक्षा को अक्षम करके भाग जाती है। 10-25 नवंबर 2008 को माइक्रोइड्स अनुमन इंटरैक्टिव के एडवेंचर गेम्स लेबर ने घोषणा की कि एक सीक्वल रिटर्न टू मिस्टेरियस आइलैंड 2 बनाया जा रहा है। इसे अप्रैल 2008 से खोप्स स्टूडियो द्वारा विकसित किया जा रहा था और 14 अगस्त 2009 को पीसी और एप्पल आईफोन पर जारी किया गया था। 11 साहित्य। 2002 के उपन्यास कैप्टन निमो द फैंटास्टिक हिस्ट्री ऑफ ए डार्क जीनियस में इस उपन्यास की घटनाएं वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं जो वास्तविक निमो आंद्रे के साथ घटी थीं, जिन्होंने वर्ने को अपनी मुठभेड़ों का विवरण दिया था। थीम पार्क। मिस्टेरियस आइलैंड 2001 में खोले गए टोक्यो डिज्नीसी में एक थीम वाली भूमि का नाम भी है और इसमें जूल्स वर्ने के अन्य उपन्यासों 20,000 लीग्स अंडर द सी और जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ पर आधारित 2 आकर्षण हैं। साइरस स्मिथ द मिस्टेरियस आइलैंड में कैप्टन निमो को उनकी मृत्युशैया पर आशीर्वाद दे रहे हैं। दोस्तों से एक तरह से रेटिंग के बारे में बात की जाए तो 57% इसकी रेटिंग है। साथ ही साथ रेड टमाटोज पर इसकी जो रेटिंग मैंने आपको बताई और साथ ही साथ इसी के साथ इसकी IMDb रेटिंग की बात की जाए तो 6.8 की इसकी रेटिंग निकल कर रही है 10 में से। बाकी रिलीजिंग डेट मैं आपको बता दूँ 19 जनवरी 2022 को OLEDs के अंदर इसे रिलीज़ किया गया था और इसके बाद इसे 10 फरवरी 2022 को इसे सभी के लिए रिलीज़ कर दिया गया था यूनाइटेड स्टेट में। 94 मिनट टोटल मूवी की लेंथ थी। मूवी का बजट $80 मिलियन का था। उसने जो एक तरह से जो कलेक्शन दिया तकरीबन $335 मिलियन का इसने कलेक्शन दिया, जो कि बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन था। और सारी कुछ जानकारी मैंने आपको बता दी है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक करने की कोशिश कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो जो उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।